बाल सीक्रेट एजेंट 999 राजन इकबाल सीरीज एस.सी. बेदी द्वारा लिखित मायावी संसार पार्ट 1। नाश्ता करने के बाद इकबाल ने मुंह लटका लिया। राजन एक किताब पढ़ने में व्यस्त था। शोभा अपनी उंगलियां चटकाते हुए कभी राजन को और कभी इकबाल को देख रही थी। राजी, एकाएक शोभा ने पूछा, मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या? देवर जी का मुंह क्यों लटका हुआ है? कौन देवर? अरे अपने एक ही तो होने वाले देवर हैं, इकबाल मियाँ। तुम खुद ही पूछ लो। शोभा ने मुस्कुराते हुए इकबाल की तरफ देखा। उसका मुंह कुछ और ज्यादा लटक गया। फिर उसने पूछा, देवर जी लौकी की तरह मुंह क्यों लटका रखा है? अगर यही हाल रहा तो कद्दू की तरह भी लटक सकता है। क्यों? पहले तुम बताओ, तुम खुद को मेरी होने वाली भाभी मानती हो? हाँ। और मैं खुद को तुम्हारा होने वाला देवर समझता हूँ। हाँ। ये दिखावे का रिश्ता कब तक चलता रहेगा? अब इस रिश्ते को अटूट हो जाना चाहिए। शोभा ने कनखियों से राजन की तरफ देखा, फिर बोली, इसका जवाब तो राजी ही दे सकता है। तुम्हारा राजी कभी उत्तर नहीं देगा। बाजार जाओ, 20 पैसे की वरमाला लाकर जबरन इसके गले में डाल दो। क्या सलमा तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगी? तुम्हारे द्वारा ये कदम उठाते ही मैं भी 20 पैसे की वरमाला लाऊंगा और तुरंत अपनी सल्लो के गले में डाल दूंगा, क्योंकि मैं सल्लो को 20 पैसे खर्च करके वरमाला खरीदने की तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। समझी शोभा भाभी? और अगर तुम्हारे पास 20 पैसे ना हो तो मैं दे दूं? राजी, सुन रहे हो ना? राजन ने किताब मेज पर रखी और मुस्कुराता हुआ बोला, इससे ये तो पूछ लो कि दौरा क्यों पड़ा है। देवर जी बता दो। दरअसल मैं चाहता हूँ कि मरने से पहले हम ये पुण्य काम कर लें। अरे अरे, ये मरने की बात कहाँ से आ गई? मायावी संसार में जाकर आज तक कोई जीवित आया है? मायावी संसार? वो तो अफ्रीका और अरब देशों के बीच में कहीं है। हाँ, राजन वहीं जाने की तैयारी कर रहा है, जिसके बारे में सैकड़ों भयंकर अफवाहें प्रसिद्ध है। राजी, क्या ये सच है? हाँ। लेकिन तुमने वहां जाने का प्रोग्राम एकाएक कैसे बना लिया? राजन ने अखबार की एक कटिंग लाकर शोभा को दे दी और बोला, पहले से पढ़ो, फिर आगे की बात बताऊंगा। शोभा पढ़ने लगी। पार्ट 2। अफ्रीका का एक छोटा सा देश जो अरब देशों की सीमा पर है, नाम है गोमना। उसी की धरती पर रहस्य की परतों में छुपा हुआ है मायावी संसार। मायावी संसार का भेद खोलने की कई बहादुरों ने कोशिश करी, लेकिन सफल नहीं हो सके। उनमें से लगभग सभी मौत के मुंह में चले गए। इटली के भूगर्भ वैज्ञानिक ने वहां का भेद जानने की कोशिश की। अपने 10 साथियों के काफिले के साथ ऊंटों पर सवार होकर उन्होंने लगभग 100 किलोमीटर का रेगिस्तानी इलाका पार करने की कोशिश की। उनमें से 2 व्यक्ति ही वापस आ सके, जो बुरी तरह जले हुए थे। उनका इलाज किया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इंसान के अंदर खोजी प्रवृत्ति कूट कूट कर भरी हुई है। ब्रिटेन के खगोल शास्त्री जॉन राइट ने फिर कोशिश की। गोमना की सरकार ने उनकी पूरी सहायता की। उनके लिए एक हेलीकॉप्टर का प्रबंध भी किया गया। उनके साथ उनका एक सहायक भी था। हेलीकॉप्टर में रेडियो संचार सिस्टम का भी प्रबंध था। जॉन राइट ने मायावी संसार के लिए उड़ान भरी। सारी दुनिया की नजरें उन्हीं पर थीं। लगभग 2.5 घंटे के बाद उनकी आवाज कंट्रोल रूम में सुनाई दी। मैं जॉन राइट बोल रहा हूँ। लगभग 100 किलोमीटर का रेगिस्तानी इलाका काफी खतरनाक है, जिसे हम पार करने में सफल हुए हैं। काफी दूर पर मुझे समुद्र दिखाई दे रहा है। रेगिस्तान के बाद चट्टानी इलाका शुरू हो गया है। उसके बाद छोटी बड़ी पहाड़ियां हैं, जहां हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। आश्चर्य की बात तो यह है कि कहीं कहीं पहाड़ियां व ऊंचे पहाड़ पीले नजर आ रहे हैं। हम पास पहुंच गए हैं। ये पीली धुंध है या धुआं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम पीली धुंध के सागर की तरफ बढ़ रहे हैं। लगता है पीली धुंध में कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है। मुझे तो ये मायावी संसार लगता है। अभी तक कोई प्राणी नजर नहीं आया है। शायद वो गुफाओं में या जमीन के अंदर घर बना कर रहते हों। पीली धुंध को और पास से देखने की लालसा हो रही है। हम अपना हेलीकॉप्टर उसके करीब ले जा रहे हैं। हम फंस गए, हम फंस गए। उनकी चीखती आवाज सुनाई दी।
पीली धुंध में शायद चुंबकीय शक्ति है। हमारा हेलीकॉप्टर धुंध के सागर की तरफ खिंचा चला जा रहा है। गर्मी बढ़ती जा रही है, हमारे जिस्मों में जलन हो रही है, बोला नहीं जा रहा। संसार को हमारी विदा, अलविदा। जॉन ब्राइट अपने सहायक के साथ कभी भी लौटकर वापस नहीं आ सके। उन्हें खोजने की किसी की हिम्मत नहीं हुई। दुनिया के 8 बहादुरों ने विमान द्वारा वहां जाने का निश्चय किया। वो भी कभी भी वहां से वापस नहीं लौट सके। आज भी मायावी संसार दुनिया के लिए एक रहस्य बना हुआ है। मानव ने प्रकृति से कभी हार नहीं मानी। बड़ी बड़ी खोजें की हैं, प्रकृति के गर्भ में छुपे कई भेदों को खोला है, लेकिन लगता है मायावी संसार से मानवों ने हार मान ली है। उसका भेद शायद ही संसार कभी जान सके। पढ़ने के बाद शोभा बोली, तो तुम मायावी संसार का भेद खोलने जा रहे हो? हाँ, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। और मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? मुझे डर था कहीं इकबाल की तरह तुम भी मेरा विरोध ना करो। तुमने शोभा को इतना कायर समझा है। मैं इस अभियान में तुम्हारे साथ चलूंगी। तो क्या तुमने मुझे कायर समझ रखा है? इकबाल बोला, सल्लो की कसम, अपन सबसे आगे आगे चलेंगे। शोभा भाभी, ये भी बता रहा हूँ कैसे चलूंगा। बताओ। इकबाल ने बाकायदा कमर को मटकाते हुए चलते हुए कहा, ऐसे। शोभा खिलखिलाकर हंस पड़ी, लेकिन अगले ही पल इकबाल फिर लौकी की तरह मुंह लटकाकर बैठ गया। अब क्या हुआ देवर जी? राजन के साथ तो उसकी शब्बो रानी होगी, लेकिन मेरे साथ सल्लो रानी नहीं होगी। शोभा उसकी बात पूरी करती हुई बोली, हाँ, वो तो क्रिकेट का मैच खेलने बाहर गई है। तो उसकी यादों को साथ ले जाना। अरे वाह भाभी जान, तुम खाओ मीठा पान। ये आइडिया तो मेरे जहन में आया ही नहीं। मैं आज ही सल्लो की सारी यादें अपने थैले में भरता हूँ। जब भी मन नहीं लगेगा तो थैले में से एक याद निकाल कर मन बहलाऊंगा। इकबाल हर्षित स्वर में बोला। शोभा के साथ इस बार राजन भी हंस पड़ा। पार्ट 3। गोमना में 8 लोग एकत्रित हुए। पाकिस्तान से भूरे खान, चीन से मिस चिनली, नेपाल के डॉक्टर नगेन थापा, लंका से तिलक रत्ने जो भूगर्भ शास्त्री थे, और भारत से शोभा व राजन इकबाल। प्रोफेसर तिलक रत्ने को दल का लीडर बनाया गया। गोमना देश की सरकार उनकी पूरी सहायता कर रही थी। तिलक रत्ने को छोड़कर बाकी सब अपने अपने देश के जासूस थे। सभी को वहां के सीक्रेट हाउस में ठहराया गया था। एक दूसरे से वो परिचय प्राप्त कर चुके थे। शाम को मीटिंग हुई। बाकायदा चाय नाश्ते का प्रबंध किया गया था। प्रोफेसर, राजन बोला, अब हमें आगे की योजना बना लेनी चाहिए। इसीलिए तो ये मीटिंग हो रही है। लेकिन आगे की योजना बनाने से पहले मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ कि जिस अभियान पर हम जा रहे हैं उसमें मौत आने के 99% चांस हैं और जिंदा बचकर आने का सिर्फ 1%। लीडर महोदय, इकबाल बोला, आप दल के लीडर हैं, ऐसी बात कह सकते हैं। अगर कोई मूछ वाला ये बात कहता तो मैं झट से उसकी आधी मूछ काट लेता। भूरे खान का हाथ झट से अपनी मूछों की तरफ चला गया। उसने थपथपाकर उन्हें टटोला, फिर इकबाल को घूरने लगा। इकबाल जल्दी से बोला, भूरे खान शायद कुछ कहना चाहते हैं, कहिए कहिए। भूरे खान झट से बोला, लीडर महोदय, आप हमें जितना चाहे डरा लीजिए, लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम सभी मरने वाले नहीं। चिनली बोली, मौत हमारे पास भी नहीं आ सकती। क्यों? क्या आपके बदन पे कांटे उगे हुए हैं? इकबाल ने पूछा। नहीं। चिन मुस्कुराती हुई बोली, मौत नई नवेली दुल्हन होती है, हमारे पास आते हुए शर्माएगी। वाह वाह, क्या बात कही है। इसमें इतना और जोड़ देती, मिस चिन अगर आएगी तो सबसे पहले मुझे खाएगी। सब हंस पड़े। राजन बोला, जो पैदा हुए उसे एक दिन मरना ही है। मौत जब आनी होगी कहीं भी आ जाएगी, फिर मौत से क्या डरना। शोभा बोली, हम सिर पर कफन बांधकर घर से चले हैं, इसलिए मौत पर हमें बहस नहीं करनी चाहिए। शोभा ठीक कह रही है। भूरे खान बोला, जब हम मरेंगे तो सिर से कफन उतार कर अपनी लाशों पर डाल लेंगे। भूरे खान, इकबाल बुदबुदाया, तुम्हारी लाश पर तो मैं ही कफन डालूंगा। क्या क्या कहा? अरे यार, खफा क्यों होते हो? कुछ नहीं, तुम अपनी मूंछों को ताव देते रहो। खान सचमुच अपनी मूंछें उमेटने लगा। प्रोफेसर तिलक रत्ने मुस्कुराते हुए बोले,
मुझे खुशी है कि हमारे सभी साथी बहादुर और दिलेर हैं। रही योजना की बात, वो बहुत ही साधारण है। वो भी बता दीजिए। हम 2 दिन बाद यात्रा पर रवाना होंगे। चिन गोरी चिट्टी और खूबसूरत तो थी, लेकिन कुछ मोटी भी थी। वो मेज पर हाथ मारते हुए बोली, मैं इस योजना को नहीं मानती। ठीक है, फिर तुम अपनी योजना बताओ। मेरी इच्छा है कि मैं एक बार दूर से मायावी संसार का निरीक्षण करूं। लेकिन ये हमारे प्रयोग और हमारी योजना में शामिल नहीं है। प्रयोग तो वैज्ञानिक करते हैं मिस्टर लीडर। मैं एथलीट हूँ। गोला फेंक प्रतियोगिता में सारी दुनिया में मैंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मिस्टर लीडर, बूरे खान अपनी मूंछ फड़फड़ाता हुआ जल्दी से बोला, आपके लिए खतरा है। कैसा खतरा? चिन की बॉडी देख रहे हैं, बिल्कुल पहलवानों जैसी है। गोले की तरह अगर आपको फेंका तो आप सीधे अपने देश लंका में जाकर गिरेंगे। सब हंस पड़े। राजन, चिन बोली, तुम मेरी मदद करो। शोभा इकबाल, मैं बाकी सबसे भी कह रही हूँ, मेरी मदद करो। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर राजन बोला, ठीक है, तुम्हारी मांग पर अलग से मीटिंग की जाएगी। 2 घंटे बाद फैसला सुनाया जाएगा। क्यों मिस्टर लीडर? ठीक है। अलग से मीटिंग की गई। फिर 2 घंटे बाद लीडर तिलक रत्ने ने फैसला सुनाया। सर्वसम्मति से ये फैसला किया गया है कि तुम्हें अकेले आत्महत्या करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हम साथ ही जाएंगे और साथ ही मरेंगे। चिन के चेहरे पर बगावत के चिन्ह नजर आने लगे। पार्ट 4। राजन को चिंतित देखकर शोभा व इकबाल ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर इकबाल ने पूछा, यार क्या बात है, तुम तो इस तरह चिंतित नजर आ रहे हो जैसे तुम्हारी नव विवाहित बिल्ली भाग गई हो। राजन कुछ नहीं बोला। बताओ राजी, क्या बात है? शोभा ने पूछा, मुझे सूरज का इंतजार है, वो अभी तक नहीं आया, न जाने कहाँ फंस गया है। सूरज यानी अपना गिरह कट? हाँ, तुम्हें वह कहाँ मिल गया? उसने काहिरा से फोन किया था और कहा था, बड़े भाई चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इस अभियान में सूरज जरूर शामिल होगा। मैंने कहा था इस जगह पहुंच जाओ। तब उसने दल के सदस्यों के नाम पूछे। मैंने बताया तो वो बोला, बूरे खान मेरा विरोध करेगा क्योंकि मैं एक बार उसकी मूछें उड़ा चुका हूँ। विरोध लीडर भी कर सकते हैं क्योंकि अभियान पर जाने वाले दल में उसका नाम नहीं है। तो वो बोला, लीडर की ऐसी की तैसी मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि उन्हें दल में मुझे शामिल करना ही पड़ेगा। मैं पहुंच रहा हूँ। बस इतनी ही बात हुई थी। है तो वो गिराकट, पट्टा गिराकटी करता हुआ ही यहाँ पहुंचेगा, इकबाल बोला। मिस्टर जासूस, बंदा आ गया, अब अपनी जेबें संभाल कर रखना। आवाज दरवाजे पर से आई थी। तीनों ने पलट कर देखा। सूरज दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। अंदर आकर वो बोला, मेरी प्यारी भाभी के क्या हाल हैं? मैं तो ठीक हूँ। तुम्हारे भाई की तुम्हारी चिंता में जान सूखी जा रही थी। शोभा मुस्कुराती हुई बोली, मैं आ गया हूं ना, अब जान हरी हो जाएगी। लेकिन तुमने इतनी देर क्यों लगाई? रास्ते में एक मोटी बिल्ली मिल गई थी। राजन ने उसे घूर कर देखा। क्यों, विश्वास नहीं हो रहा है? अपनी बात स्पष्ट करो। सूरज कुर्सी पर बैठ गया और फिर बताने लगा। पार्ट 5। मैं अपना सफारी बैग कंधे पर डाले चला आ रहा था कि नहर की पुलिया पर मुझे एक चीनी युवती दिखाई दी। सेहत उसकी माशाअल्लाह थी, लेकिन सूरज से बहुत मासूम और भोली नजर आ रही थी। चेहरे पर दुनिया भर की उदासी छाई हुई थी। न जाने क्या सोचकर मैंने नकली मूछें लगा ली और उसके पास पहुंच गया और बिना पूछे ही उसके पास बैठ गया। उसने अपनी छोटी छोटी आंखों से मेरी तरफ देखा और फिर पूछा, कहिए, क्या चाहिए आपको? मुझे अपनी उदासी दे दीजिए और बदले में मेरी मुस्कुराहट ले लीजिए। मुझसे इतनी सहानुभूति क्यों? मैं औरत को भगवान का महान आविष्कार मानता हूँ। मेरी नजरों में नारी महान है, इसलिए नारी की उदासी मुझसे सहन नहीं होती। बड़ी अच्छी बातें करते हैं आप। वो मुस्कुराई। लेकिन आप हैं कौन? इतनी देर में मैंने उसका पर्स उड़ा लिया था और उसे वापस करता हुआ बोला, यह है मेरा परिचय। क्या मतलब? यानी गिराकट। तो क्या इधर ग्राहकटी करने आए हो? आपने परिचय पूछा था ना, इसलिए नमूने के तौर पे परिचय दे रहा था। दरअसल मैं सीक्रेट हाउस जा रहा था। सुना है कुछ भाई लोग आत्महत्या करने जा रहे हैं। ऐसी बहादुरी भरी आत्महत्या करने का मुझे भी शौक है। वो आश्चर्य से मुझे देखने लगी। वैसे आप कौन है? चिन ली, मैं उसी दल की सदस्य हूँ। आप कौन है? मैंने झट से मूछें निकालकर जेब में रख ली। वो आंखें फाड़कर मुझे देखने लगी और फिर बोली, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तुम गिराकट सूरज हो,
भारतीय जासूस मंडली के एक सदस्य। ठीक पहचाना। उसने झट से मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मेरे माथे को चूम लिया। फिर बोली, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई सूरज। अगर तुम भी यात्रा में साथ चलोगे तो मजा आ जाएगा। वो तो मैं चलूंगा ही, लेकिन पहले तुम अपनी उदासी का कारण तो बताओ। उसने बताया तो मैं बोला, तो तुम विमान पर मायावी संसार का दूर से निरीक्षण करोगी। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। देखता हूँ कौन पट्टा रोकता है। उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। पार्ट 6। कहानी सुनकर सूरज चुप हो गया तो राजन बोला, चिन को तुमने अपनी साथ में ला लिया, ये बहुत अच्छा किया। अब मैं लीडर से बात करता हूँ, वो तुम्हें दल में अवश्य शामिल करेगा। लीडर से बात की गई। उसने कहा, देखिए, नए सदस्य को सर्वसम्मति से ही दल में शामिल किया जा सकता है। मैं अकेला इस बारे में कोई फैसला नहीं कर सकता। मीटिंग बुलाई गई तो सूरज को देखते ही भूरे खान भड़क उठा। अबे गिराकट तुम! अबे बुरे खान तुम! तुम्हारी मूछें देखकर बहुत खुशी हुई। लगता है खूब खाद पानी डालकर सींच रहे हो। तुम मेरे ही नहीं, मेरी मूछों के भी दुश्मन हो मिस्टर लीडर। इसे कतई दल में शामिल नहीं किया जा सकता। क्यों? लीडर तिलक रत्ने ने पूछा। ये जेबों का ही नहीं बल्कि मूछों का भी गिराकट है। डॉक्टर नगेन, आपकी भी मूछें हैं, चाहे मुझसे छोटी हैं, लेकिन मूछें तो मूछें ही होती हैं। मिस्टर खान, अपनी बात स्पष्ट करिए। पाकिस्तान में मुझसे भिड़ चुका है। एक बार अपनी गिराकटी करते हुए इसे पब्लिक टॉयलेट में पकड़ लिया। पट्टा मेरी जेब पर हाथ डाल रहा था। पूछने पर कहने लगा कि तुम रिश्वत लेते हो बुरे खान, इसलिए इस पर्स में रखे धन में से 75% गरीबों में बांटा जाएगा। और जब मैंने विरोध किया तो मेरी गर्दन पर एक हाथ मारा। मैं बेहोश हो गया और जब होश में आया तो मैं बदबूदार टॉयलेट में पड़ा हुआ था और मेरी मूछें कटी हुई थी। मैं भिनभिनाता हुआ बाहर निकला तो कुछ भिखारियों ने मुझे घेर लिया और दुआएं देने लगे। मैंने बौखला कर पूछ लिया कि दुआएं किस खुशी में दे रहे हो। तो बोले, आपने जो दान दिया है उससे आज हमारा पेट भरा है। लेकिन मैं तो लैट्रिन में बंद था। वो एक सुंदर सा लड़का सूरज, खुदा उसे सलामत रखे, उसने कहा था कि ये दान उस व्यक्ति ने दिया है जिसकी कटी मूछें माथे पर चिपकी हों। आप हो वो दानी, खुदा आपकी उम्र दराज करे। मेरे हाथ अपने माथे पर गए। वहां मेरी असली कटी हुई मूछें चिपकी हुई थी। अब आप लोग बताइए, ऐसे व्यक्ति को हम दल में शामिल कर सकते हैं? कोई भी अपनी हंसी रोक नहीं सका। बुरे खान अपनी मूछें फड़फड़ाता हुआ सूरज को देख रहा था। जब शांति हुई तो सूरज बोला, अगर मुझे दल में शामिल नहीं किया गया तो मैं बुरे लाल की मूछों में लटक कर आत्महत्या कर लूंगा। क्या क्या कहा तुमने? बुरे खान गुर्राया। तुम्हारी मूछें देखकर हमेशा गलत कह जाता हूँ यार। सूरज बहुत ही नम्रता से बोला, मेरा मतलब है उस विमान में लटक कर मर जाऊंगा जिससे आप लोग सफर करेंगे। सब हंस पड़े। चिन बोली, मिस्टर लीडर, मेरी राय है कि सूरज को दल में शामिल कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। नहीं, कतई नहीं। बुरे खान गुर्राया। राजन बोला, मिस्टर लीडर, मेरी राय है कि अगर हम वोट द्वारा ये फैसला कर लें तो ज्यादा उचित होगा। ठीक है, तुम्हारी राय मुझे पसंद आई। तिलक रत्ने बोले, हम वोट द्वारा फैसला करेंगे। बुरे खान, सूरज बोला, बको, तुम मेरे पक्ष में वोट नहीं डालोगे, समझे? अबे ओ गिराकट, मेरा नाम बुरे खान है। मैं पाकिस्तानी जासूस हूँ। धमकी देने वालों को सहन नहीं कर सकता। वोटिंग के बाद गिनती हुई तो सबको आश्चर्य हुआ क्योंकि सभी वोट सूरज के पक्ष में पड़े थे। बुरे खान ने भी उसी के पक्ष में वोट डाला था। मिस्टर पाकिस्तानी जासूस, शोभा बोली, ये बात कुछ समझ में नहीं आई। क्या? तुमने सूरज के पक्ष में वोट कैसे डाल दिया? इसमें भी एक राज है शोभा भाभी। वो क्या? इतने दिन के बाद ये पट्टा हाथ लगा है, इसे कैसे छोड़ देता? इसने मेरी मूछें काटी थी ना, इसका बदला तो मुझे लेना ही पड़ेगा। साथ रहेगा तो कहीं ना कहीं बदला ले ही लूंगा। कैसे बदला लोगे? वो तो समय आने पर ही बताऊंगा। चाय आ गई थी। चाय पीते हुए सूरज बोला, मिस्टर लीडर, अब जब आपने मुझे अपने दल में शामिल कर लिया है तो मेरी एक बात भी माननी होगी। क्या? चिन मायावी संसार का दूर से निरीक्षण करने जाएगी और मैं भी उसके साथ जाऊंगा। मेरे विचार से समय से पहले मौत के मुंह में जाना उचित नहीं है। मौत का कोई समय नहीं होता, मौत कभी भी कहीं भी आ सकती है। लेकिन आप चिंता मत करिए, मरेंगे तो साथ और जिएंगे तो आपके साथ। और इससे एक फायदा भी है। क्या? हम रेगिस्तान का हालचाल भी मालूम कर लेंगे ताकि बाद में उड़ान में कोई दिक्कत पेश ना आए। मैं भूरे खान सूरज की दलील से सहमत हूँ। इन दोनों को जाने की इजाजत दे दी जाए। लीडर को आज्ञा देनी पड़ी। जब सभा बर्खास्त हुई तो शोभा ने पूछा, बुरे खान, क्या बात है, तुमने इस बार भी सूरज का पक्ष लिया?
यही तो मेरा बदला है। मिस्टर भूरी मूछ, इकबाल बोला। सूरज सूरज ही है, वो चमकता है और चमकता ही रहेगा। और अब क्या? अपनी मूछों को संभाल के रखना, भूरे खान बौखलाए स्वर में बोला। तो क्या वो फिर मेरी मूछें काटेगा? वो नहीं काटेगा तो मैं काट लूंगा। शोभा खिलखिलाकर हंस पड़ी। भाभी हो इसीलिए कुछ नहीं कह सकता, वरना क्या करते? हाथ जोड़कर नमस्ते कर लेता। भूरे खान ने कुछ इस कदर भोलेपन से कहा कि कोई भी अपनी हंसी को रोक नहीं सका। पार्ट 7। शाम को राजन ने शोभा व इकबाल को अपने साथ लिया और गोमना के बड़े बूढ़ों से मिलने के लिए चल पड़ा। वो मायावी संसार के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर लेना चाहता था। दो बूढ़ों से मिलने के बाद उन्हें कुछ जानकारी प्राप्त हुई। दोनों की बातें आपस में काफी मिलती थी। फिर वो लोग तीसरे बूढ़े से मिलने चल पड़े। उस बूढ़े की उम्र 101 साल थी। रंग चाहे काला था, लेकिन बाल दूध की तरह सफेद थे। चेहरे पर सैकड़ों झुर्रियां थीं। उसकी नजर इतनी कमजोर हो गई थी कि वो देख भी नहीं सकता था। उसने उन्हें अपने पास बिठाकर उनके लिए चाय मंगवाई। फिर पूछा, कहो मेरे बच्चों, कैसे आना हुआ? बाबा, राजन बोला, हम आपसे मायावी संसार के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने आए हैं। मायावी संसार? बाबा ने चौंकते हुए कहा। मुझे याद आ रहा है, मायावी संसार। हाँ, मायावी संसार, वो मायावी संसार ही है। हमने सुना है कि वहां पर कुछ मानव रहते हैं, क्या ये सच है? हाँ, बचपन में मैंने उन्हें देखा था। उस समय मेरी उम्र 14 बरस थी शायद। उनका रंग सुर्खी लिए हुए होता था, दुबले पतले व कमजोर से दिखते थे। ऊंट दौरा रेगिस्तान पार करके वो गोमना आते थे और खाने का सामान लेकर जाते थे। उनकी कीमत तो चुकाते होंगे? शोभा ने पूछा। हाँ। धन के रूप में? नहीं, खाने पीने के सामान के बदले में वो चमकदार मिट्टी देते थे, पत्थर देते थे। पत्थर? क्या वो पत्थर कीमती होते थे? हाँ, उन पत्थरों में हीरे जवाहरात होते थे। सुनकर तीनों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। क्या अभी वो रहस्यमय मानव यहाँ आते हैं? इकबाल ने पूछा। नहीं बेटे, उन्होंने उस समय से आना बंद कर दिया जब मैंने जवानी में कदम रखा था। उनके न आने का कोई कारण तो होगा? उनका देवता नाराज हो गया था। उस समय रेगिस्तान में भयंकर तूफान आने लगे थे। अब भी कभी कभी आते हैं। वो देवता का कहर ही तो है। बाबा, राजन बोला, ये उस समय की बात होगी जब यहाँ गोरों का शासन था। हाँ, मुझे याद आ रहा है, उस समय गोरों का ही शासन था। गोरों के कारण ही देवता नाराज हुआ था। क्यों? गोमना का एक सरदार था, उस पर रेगिस्तान के देवता की बहुत कृपा थी। रेगिस्तान के उस पार से आने वाले सुर्ख मानव उसे पत्थर का ढेर देकर खाने पीने का सामान लेके जाते थे। एक बार सुर्ख लोगों ने एक अंग्रेज को वो पत्थर ला कर दिए। बदले में उससे खाने पीने का सामान ले गए। उसके बाद से देवता उन पर नाराज हो गया। नाराज उस अंग्रेज पर भी हुआ था। रेगिस्तान में भयंकर आंधी उठी। पूरा घूमना भी रेत से नहा गया। वो आंधी उस अंग्रेज को खा गई। बाबा के चुप होते ही राजन ने पूछा, हमें मालूम हुआ है कि गोमना का सौदागर एक बार रेगिस्तान पार करके उन सुर्ख मानवों से मिलने गया था। हाँ, ये भी सच है। उस सौदागर के साथ 1 दर्जन व्यक्ति थे। रेगिस्तान में भयंकर आंधी उठी, वो सब उसमें दफन हो गए। ऊँटों पर देवता ने रहम किया और सब जिंदा वापस आ गए। बस इतनी ही जानकारी उन्हें वहां से मिल सकी। वापस लौटते समय इकबाल बोला, मुझे ये सब रहस्य और रोमांच से भरे उपन्यास की कहानियों जैसा लग रहा है। कुछ सच्ची घटनाएं उपन्यासों जैसी ही लगती हैं, राजन बोला, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है वो अधूरी लगती है। अधूरी कैसे है? मेरा दिल कहता है इसके बाद अभी और कहानी है। और वो कहानी हमें कैसे मालूम होगी? मोम्बा नगर से। वहीं से हमें अपनी यात्रा भी आरंभ करनी है। तो अब हम वहां चलेंगे? हाँ।
पार्ट 8। तीनों सीक्रेट हाउस में वापस लौट आए। जो जानकारी उन्होंने प्राप्त की थी वो सारी जानकारी राजन ने अपने साथियों को दे दी। सुनकर सबको आश्चर्य हुआ। मुंबा नगर जाने की बात जब राजन ने बताई तो प्रोफेसर तिलक रत्ने ने उनके लिए एक जीप का प्रबंध कर दिया। वहां के गृह मंत्री का पत्र भी उन्हें मिल गया था, जिसमें मुंबा नगर के पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया था कि यात्री दल के सदस्यों की मदद करें। सवेरे पांव फटते ही मिस चिन व सूरज उड़ान पर जाने वाले थे। उसके बाद राजन को मुंबा के लिए रवाना होना था। रात को सब जल्दी सो गए। सवेरे सब चिन व सूरज को विदा करने गए। विमान पर राजन बोला, चिन, हम लोग भी मुंबा नगर जा रहे हैं, शाम को भेंट होगी। अगर जिंदा रही तो ज़रूर भेंट होगी, अगर जिंदा न लौटी तो अपनी इस चीनी बहन को भूलना मत। तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम शाम को ज़रूर मिलेंगे। सूरज झल्लाए स्वर में बोला, चिन, अगर अब तुमने ऐसी वैसी बात की तो विमान से नीचे फेंक दूंगा। क्यों? पहलवान टाइप औरत होकर मरने की बात करती हो? अरे मौत होती कितनी बड़ी है, पिद्दी सी तो होती है, तुम्हारे एक ही घुसे से कोसों दूर जाके गिरेगी। सब हंस पड़े। उनका विमान ठीक समय पर उड़ा। भूरे खान कुछ गंभीर नजर आ रहा था। शोभा ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? सूरज का जाना मुझे अच्छा नहीं लगा, खुदा उसकी रक्षा करे। खान भाई, शोभा मुस्कुराती हुई बोली, सूरज को तुम समझ नहीं सके। सूरज ऐसी चीज है कि अगर मौत उसके पास आएगी तो जलकर राख हो जाएगी या अपनी जेबें कटवाकर मुंह लटकाए वापस चली जाएगी। खुदा करे ऐसा ही हो। पार्ट 9। जीप द्वारा वो लोग मुंबा नगर पहुंचे। वो नगर चूंकि रेगिस्तान के पास पड़ता था, इसलिए वहां अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। खुरदुरी चट्टानें चारों तरफ दिखाई दे रही थीं। हरियाली के नाम पर वहां खजूर के पेड़ काफ़ी मात्रा में थे। उसे रेगिस्तान का सीमावर्ती नखलिस्तान कहा जा सकता था। शोभा व राजन इकबाल वहां के पुलिस अधीक्षक से मिले, जो अधेड़ उम्र का था। सीने तक लटकती दाढ़ी के आधे बाल सफ़ेद हो गए थे। उसका नाम था हाकी। उसने गृह मंत्री का पत्र पढ़ने के बाद उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उसके साथ ही उनके ऊपर उसका प्यार भी उमड़ आया, क्योंकि उसे ये भी मालूम हो गया था कि वो लोग मायावी संसार की यात्रा पर जा रहे हैं, जहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं आता। सबसे पहले उसने उन्हें अंगूर का शरबत पिलाया, फिर भूरे ऊँट का भुना हुआ गोश्त खाने को दिया। फिर आराम से बैठने के बाद बोला, तो तुम लोग मायावी संसार की यात्रा पर जा रहे हो? जी, राजन बोला। तुम लोगों की बहादुरी व साहस की मैं प्रशंसा करता हूँ। मेरा बस चलता, मैं तुम लोगों को कभी वहां नहीं जाने देता। क्यों? इकबाल ने पूछा। क्योंकि वहां जीवन नहीं, मौत रहती है। मौत से कबड्डी खेलना तो अपनी हॉबी अंकल। बहादुर बच्चे ही ऐसी बात कर सकते हैं। अब बहादुरों की मदद तो करनी होगी। बोलो, मैं तुम लोग की क्या मदद कर सकता हूँ? हम तो यहाँ मायावी संसार के बारे में जानकारी प्राप्त करने आए हैं, राजन बोला। आप शायद हमें वहाँ के बारे में कुछ बता सकें। वो कुछ क्षण सोचता रहा, फिर बोला, मुंबा नगर पर अगर खुदा की मेहरबानी ना होती तो शायद हरे शैतान इस शहर को कब का निगल गए होते। हरे शैतान कहाँ से आते हैं वो? हर पूर्णमासी की रात को रेगिस्तान की तरफ से आकाश पर हरे शैतान प्रकट होते हैं। इन पर खुदा मेहरबान है, इसलिए वो आकाश में ही जलकर राख हो जाते हैं। यानी उन्हें आग लग जाती है? हाँ, जब वो जलते हैं तो उनमें से हरी लपटें उठती हैं। आज पूर्णमासी की रात है। आज वो शैतान रेगिस्तान की तरफ से उड़ते हुए आएंगे। तब तो हम उन्हें अवश्य देखेंगे। कोई भी उन शैतानों को देखना नहीं चाहता, इसलिए रात होने से पहले ही सब अपने घरों में घुस जाते हैं। ओह, मायावी संसार के बारे में हमें और जानकारी दीजिए। मैं जो आंखों से देखता हूँ उसी पे विश्वास करता हूँ, अफवाहों पर मुझे विश्वास नहीं। लेकिन हम मायावी संसार के बारे में छोटी सी छोटी बात भी जानना चाहेंगे। बूढ़ा पुलिस ऑफिसर सोच में डूब गया। कुछ क्षणों के बाद वो बोला, मुझे मुंबा नगर के एक बहादुर नौजवान की कहानी याद आ रही है। उसका नाम था गोका। बहुत ही खूबसूरत नौजवान था। आज से लगभग 30 साल पहले की कहानी है।
मैं उस समय जवान था और एक सिपाही की हैसियत से यहीं पर मेरी पोस्टिंग थी। गोका ने अरब देश की एक खूबसूरत लड़की से शादी की थी। वो यहाँ का पहला युवक था जिसने देश से बाहर शादी की। आज उसके 3 खूबसूरत जवान बच्चे हैं, 2 लड़के व 1 लड़की। गोका की बीवी बूढ़ी हो गई है और विधवा का जीवन व्यतीत कर रही है। उसके पति की मौत कैसे हुई? आज से लगभग 30 साल पहले गोका ने अपनी पत्नी की बाहों में दम तोड़ा था। उसकी मौत का पूरा संबंध मायावी संसार से जुड़ा हुआ है। हम उसकी कहानी जानना चाहते हैं। पूरी कहानी तो तुम लोगों को गोका की बीवी नजीमा बेगम ही सुना सकती है। मैं तुम लोग को उसके पास ले चलता हूँ। यही ठीक रहेगा, राजन ने कहा। फिर पुलिस अधीक्षक जीप द्वारा उन्हें पक्के शानदार मकान में ले गए। बेगम नजीमा लगभग 50 साल की बूढ़ी औरत थी, दूध की तरह गोरी चिट्टी, लेकिन चेहरे पर कुछ झुर्रियां नजर आने लगी थीं। उसने उनका स्वागत किया और अंदर ले जाकर इज्जत से बैठाया। उनकी बेटी उनके लिए शरबत ले आई। शरबत पीते हुए उन्होंने पूछा, कि ये कैसे आना हुआ? यह आपके पति की बहादुरी और साहस की कहानी सुनने आए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया। लेकिन ये मेरे पति की कहानी सुनना क्यों चाहते हैं? ये लोग भी आपके पति की तरह मायावी संसार की यात्रा करना चाहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मेरे बच्चों, ऐसा सोचना भी मत। क्यों आंटी? इकबाल ने पूछा। मैं अपने पति की याद में आज तक आंसू बहा रही हूँ। मेरे बच्चे भी बाप के साये के बिना कितना अकेलापन महसूस करते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम लोग के माँ बाप, भाई बहन, तुम तीनों के लिए आंसू बहाएं। कहते हुए नजीमा की आंखों में आंसू आ गए। राजन बोला, आप कहती हैं हम वहां ना जाएं? हाँ। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अब तो आप अपने पति की कहानी सुना सकती हैं। हाँ, लेकिन लगता है अभी भी तुम लोग के मन में वहां जाने का विचार है। मैं तुम्हें अपने पति की कहानी जरूर सुनाऊंगी। शायद मेरी पति की कहानी सुनकर तुम लोग ये विचार अपने मन से निकाल दो तो मुझे बहुत खुशी होगी। कहने के बाद नजीमा विचारों में डूब गई, जैसे यादों का ताना बाना बन रही हो। फिर उसने कहानी सुनाना शुरू करी। पार्ट 10। मैं जो कहानी सुना रही हूँ वो लगभग 25 साल पुरानी है। उस समय मेरी शादी को 6 साल हो गए थे। मैं उस समय 3 प्यारे और मासूम बच्चों की माँ बन चुकी थी। बड़ा लड़का 5 साल का, छोटा 3 साल का और लड़की गोद में थी। अब तो मेरे तीनों बच्चों की शादी हो चुकी है। मेरे पति एक सौदागर थे, दौलत की कमी नहीं थी। वो खजूरों का व्यापार करते थे। एक दिन मेरे पति मेरे पास आए, बोले, बेगम, मैं व्यापार के सिलसिले में काहिरा जा रहा हूँ। जल्दी वापस आने की कोशिश करूँगा, बच्चों का ख्याल रखना। व्यापार के सिलसिले में उन्हें कभी कभी अचानक बाहर जाना पड़ता था, इसलिए मैंने कोई ध्यान नहीं दिया। 7 दिनों के बाद जब वो वापस लौटे तो मैं स्तब्ध रह गई। उफ, मेरे खुदा, उन्हें इस हालत में देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। बस मेरी रुलाई फूट पड़ी। उनकी हालत बहुत बुरी थी, वो बुरी तरह जले हुए थे। वो लड़खड़ाते हुए मेरे पास आए। मैंने उन्हें अपनी बाहों में संभाल लिया, फिर उन्हें पलंग पर लिटा दिया। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। तुरंत मैंने एक हकीम को बुलाया। उन्होंने मेरे पति के जले भागों पर कोई मरहम लगाई और कोई दवा खाने को दी। हकीम के चेहरे की निराशा देखकर मैं समझ गई थी मेरे जीवन की रंगीनियां उजड़ने वाली हैं। जब मेरे पति को होश आया तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और मेरे हाथों में अपना हाथ लेकर बोले, बेगम, मुझे अपनी मौत नजर आ रही है। शायद मैं कुछ ही देर का मेहमान हूँ। जानती हो, इस हालत में भी मैं तुम तक जिंदा कैसे पहुँच गया। शायद मन का ये विचार कि मेरे प्राण तुम्हारी बाहों में निकले। खुदा ने मेरी सुन ली, मुझे जिंदा तुम तक पहुंचा दिया। मैं सिसक रही थी। कुछ क्षणों के बाद वो फिर बोले, मैं काहिरा नहीं गया था बेगम, तुमसे झूठ बोलना पड़ा। सच बोलता तो तुम मुझे कभी जाने ना देती। फिर कहाँ गए थे? मैंने उनसे पूछा। रेगिस्तान के पार एक अनोखा संसार है जहाँ रहस्यमयी सुर्ख लोग रहते हैं। लोगों का कहना है कि जिसने भी रेगिस्तान पार करके वहां जाने की कोशिश करी वो जिंदा नहीं लौटा। मेरा एक व्यापारी दोस्त है। हम दोनों में शर्त लगी कि चाहे जितना भी बहादुर क्यों ना हो, उस रेगिस्तान को पार करके मायावी संसार की सीमा को छूकर वापस नहीं आ सकता। ये बात मेरे दिल को लग गई। 50-50 वोटों की शर्त लगी। हारने वाला जीतने वालों को 50 वोट देगा। मैंने अपने 10 साथियों को तैयार किया और ऊँटों द्वारा रेगिस्तान के सफ़र पर निकल पड़ा। उबला व भुना हुआ गोश्त और पानी हमने साथ ले लिया था।
सवेरे सफ़र शुरू करा और बिना रुके चलते रहे। 2 दिनों में हमने 2 नखलिस्तानों में विश्राम किया। अभी तक कोई घटना पेश नहीं आई थी। उसके बाद का सफ़र बहुत कष्टप्रद था। रेगिस्तान आग की तरह तपने लगा था। हमारे पास पानी भी ख़त्म हो गया था। तभी वहाँ भयंकर आंधी उठी। वो आंधी मेरे 4 साथियों को निकल गई। आधे घंटे की आंधी के बाद हमें नखलिस्तान दिखाई दिया। वहाँ खजूर खाकर व पानी पीकर हमारी जान में जान आई। मायावी संसार वहाँ से थोड़ी दूर पर था। हमने विश्राम करके सवेरे यात्रा करने की योजना बनाई। रात को मैं सो रहा था कि अचानक चीख पुकारों की आवाज़ सुनकर मेरी नींद खुल गई। वहाँ मैंने सफ़ेद शैतान देखा। शैतान के बेटों को देखा। दुबले पतले सुर्ख रंग के भयंकर थे वो। शैतान के पेट तक सफ़ेद दाढ़ी थी। मैं जान बचाने के लिए भागा, लेकिन शैतान की मौत का साया तो मुझ पर पड़ चुका था। कुछ धमाके हुए और मैंने ज़मीन से हवा में आग की चिंगारियाँ उड़ते देखी। मुझे लगा मैं आग की भट्टी में झोंक दिया गया हूँ। सारा बदन जल रहा था। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा। होश आया तो खुद को ऊँट की पीठ पर बंधा पाया। ऊँट भाग रहा था। जलन व दर्द के कारण मैं फिर बेहोश हो गया। लेकिन उससे पहले मैंने खुदा से दुआ मांगी थी, मेरे खुदा, अगर मैंने कोई पुण्य किया है तो मुझे मेरी बेगम के पास पहुंचा दे और मेरे प्राण उसकी बाहों में निकाले। खुदा ने मेरी सुन ली, मुझे तुम्हारे पास पहुंचा दिया। तुम्हारी बाहों में मेरे प्राण निकलेंगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन मेरी वसीयत है, कभी भी कोई उस रेगिस्तान को पार करने की कोशिश ना करे। वहाँ शैतान रहते हैं। शैतानों से लड़कर हम जीत हासिल नहीं कर सकते। मैंने रोते हुए उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। मेरी बाहों में ही उन्होंने अलविदा कहा और दम तोड़ दिया। मैं विधवा हो गई। मेरे बच्चे अनाथ हो गए। नजीमा ने आंचल से अपने आंसू पोंछे और फिर भर्राए स्वर में बोली, मेरे बच्चों, उधर जाने का इरादा छोड़ दो। उधर शैतान और उसके बेटों का निवास है। राजन ने गोलमोल उत्तर दिया, आप चिंता न करें, हम उधर नहीं जाएंगे। फिर नजीमा से विदा लेकर वो बाहर आ गए। पार्ट 11। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। कोई भी बाहर नजर नहीं आ रहा था। उस वीरान सन्नाटे में उनकी जीप गेस्ट हाउस की तरफ दौड़ी जा रही थी। हाको बोला, हमें जल्द से जल्द गेस्ट हाउस पहुंच जाना चाहिए। क्यों? शोभा ने पूछा। पूरा चांद आसमान पर दिखाई देने लगा है। कुछ ही देर में हरे शैतान दिखाई देने लगेंगे। कहते हैं उनकी छाया जिस पर पड़ जाए वो जिंदा नहीं बचता। शायद इसीलिए चारों तरफ मौत का सन्नाटा छाया हुआ है। हाँ। जैसे ही गेस्ट हाउस में जीप रुकी, पुलिस ऑफिसर हाकी चिल्लाया, शैतान आ गए, भागो, अंदर की तरफ भागो। राजन इकबाल व शोभा की नज़र आसमान की तरफ उड़ गई। रेगिस्तान की तरफ से कुछ हरे बिंदु चमकते दिखाई दे रहे थे जो क्षण क्षण आगे बढ़ रहे थे। राजन ने दूरबीन लगाकर देखा और फिर इकबाल की तरफ दूरबीन बढ़ा दी। इकबाल की आंखें भी आश्चर्य से फैल गईं। शोभा ने देखा तो भयभीत स्वर में बोली, वो तो सचमुच शैतान है। हाँ, हाको बोला, मायावी संसार की तरफ से यही शैतान उड़ कर आते हैं। वे हरे रंग के शैतान थे जिनके हाथ पांव विशाल व चेहरा बहुत भयंकर था। अंदर चलो, हाको तीव्र स्वर में बोला। उनकी छाया हम पर पड़नी नहीं चाहिए। हाको चाचा, इकबाल बोला, हमारे होते हुए उनकी हिम्मत नहीं है कि अपनी छाया किसी पर डाल दें। हाको थर-थर काँप रहा था। फिर वो अंदर भाग गया, लेकिन उन तीनों की नज़रें हरे उड़ते शैतानों पर थीं। वो शैतान नीचे नहीं उतर रहे थे, आगे ही बढ़ते जा रहे थे। राजी, क्या वो सचमुच शैतान है? यहाँ के लोग तो यही कहते हैं, लेकिन असली रहस्य तो तभी मालूम हो सकता है जब हम उन्हें पास से देखें। और इसके लिए हमें मायावी संसार तक की यात्रा करनी होगी, इकबाल झट से बोला। हाँ। तभी वो लोग चौंके। आकाश पर आग की लपटें उठने लगी थीं। तीनों ने देखा उड़ते हुए शैतान आग में जलने लगे हैं। फिर देखते ही देखते सारे शैतान जलकर राख हो गए। पार्ट 12। सूरज 7 हो तो हंसी के पटाखे ना छूटें, ऐसा कैसे हो सकता था? चिन का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया था। रेगिस्तान उन्होंने कब पार कर लिया, उन्हें पता नहीं चला। सूरज ट्रांसमीटर द्वारा बीच बीच में लीडर तिलक रत्ने को रिपोर्ट भी देता जा रहा था।
मिस्टर लीडर, सूरज बोला। हमने रेगिस्तान पार कर लिया है, अब हम हरियाली की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर जरा भी खतरा दिखाई दे तो तुरंत वापस लौट आना, बहादुरी दिखाने की कोशिश मत करना। चिंता मत करिए मिस्टर लीडर, जब तक मिस पहलवान जी साथ में हैं, खतरे खुद हमसे दूर भाग जाएंगे। मिस्टर जासूस, चिन की आवाज सुनाई दी। तुमने मुझे पहलवान कहा? पहलवान को पहलवान नहीं तो क्या चुहिया कहूंगा? मिस्टर गिराकट, अब अगर तुमने मुझे पहलवान कहा तो तुम्हें उठाकर नीचे फेंक दूंगी। तब मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ पहलवान जी, सॉरी मिस चिनमिन जी। सभी सदस्य हंस पड़े। उनकी नोकझोंक उन्हें ट्रांसमीटर पर सुनाई दे रही थी। सूरज, तिलक रत्न ने बोले। आगे की जानकारी दो। हरियाली के बाद पहाड़ी सिलसिला शुरू हो गया है जो समुद्र के अंदर तक चले गए। समुद्र के अंदर एक टापू है, टापू पर छोटे छोटे पहाड़ हैं। कोई मानव अभी तक दिखाई नहीं दिया है। एक अनोखा दृश्य भी दिखाई दे रहा है। टापू पर एक जगह पीला धुआं या धुंध जैसी कोई चीज छाई हुई है। उस पीले धुएं की उत्पत्ति कैसे हो रही है? मालूम नहीं, हम उसके कुछ और पास जा रहे हैं, शायद रहस्य मालूम हो जाए। तभी ट्रांसमीटर पर चिन का घबराया हुआ स्वर उभरा। सूरज, हमारा हेलीकॉप्टर पीले धुएं की तरफ खींच रहा है, शायद उसमें चुंबकीय शक्ति है। वापस मोड़ो इसे और पूरी गति दे दो। ये वापस नहीं हो रहा है। कोशिश करो। दल के सदस्य उनकी बात सुन रहे थे। सबका दिल अज्ञात भय से धड़कने लगा। तिलक रत्न चीखे, क्या हुआ? तुम लोग बोलते क्यों नहीं? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ओ खुदा, बूरे खान बड़बड़ाया। उनकी रक्षा करना। कुछ क्षणों के बाद सूरज की आवाज सुनाई दी। मिस्टर लीडर, शायद यही भाप का सागर था जो अब तक कुछ खोजी विमानों को निकल चुका है। हम सही सलामत है। भाप के चुंबकीय क्षेत्र से हमने हेलीकॉप्टर बाहर निकाल लिया है। तुरंत वापस आ जाओ, ये मेरा आदेश है। जो आज्ञा मिस्टर लीडर। पार्ट 13। सवेरे शोभा व राजन इकबाल वापस लौट आए। जो जानकारी उन्होंने प्राप्त की थी वो साथियों को दे दी। सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ। चिन व सूरज ने भी हेलीकॉप्टर यात्रा की उन्हें अपनी कहानी सुनाई। राजन, तिलक रत्ने ने पूछा, अब तुम्हारा क्या विचार है? सारी बातों पे गौर करने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि वहां प्रकृति के रहस्यों का सामना तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि कुछ खौफनाक इंसानों से भी हमें टक्कर लेनी पड़े। लेकिन दुनिया को इन रहस्यों की जानकारी तभी हो पाएगी जब हम वहां से जिंदा वापस लौट पाएंगे। मिस्टर जासूस, सूरज बोला, तुम्हें शक है हम वहां से जिंदा वापस नहीं लौटेंगे? इंसान अगर कोई काम करने से पहले जीने मरने की बात सोचेगा तो वो कभी भी उस काम को नहीं कर सकता। लेकिन मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, हम वहां जाएंगे, सारे रहस्य जानने के बाद जिंदा लौट कर आएंगे। सूरज अपनी जांघ पर हाथ मारता हुआ बोला। आमीन। बूरे खान बड़बड़ाया। रात को चिन सूरज के कमरे में पहुंची। वो चादर तान कर खर्राटे ले रहा था। उसने चादर खींच दी। सूरज हड़बड़ाकर उठ बैठा और आंखें मलता हुआ बोला, क्या हुआ? सवेरा हो गया क्या? नहीं, अभी रात के 9 बजे हैं। सब डिनर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अरे यार, मैं सवेरे ब्रेकफास्ट के साथ डिनर भी कर लूंगा, सोने दो। क्यों तंग कर रहे हो? उठो। चिन ठुनठुनाती हुई बोली। एक बार फिर तो कहना। क्यों? भारतीय पत्नियां इसी तरह अपने पतियों को मनाया करती हैं। ए जी, मैंने कहा अब उठ भी जाओ, बाजार से सब्जी लानी है। सूरज ने बाकायदा कंठ से पतली आवाज निकालते हुए लचक कर कहा। सुनकर चिन खिलखिलाकर हंस पड़ी, फिर जरा सा लजाते हुए बोली, मैं भी भारतीय पत्नी बनने की सोच रही हूँ। अरे बाप रे, मर गए। सूरज ने कहा और पलंग से नीचे छलांग लगा दी और दरवाजे की तरफ भागा। शरारती कहीं का। वो बुदबुदाई और फिर मुस्कुरा दी। पार्ट 14। वहां के गृह मंत्री व शहर के बहुत ही माने हुए लोग उन्हें विदा करने आए थे। उन्हें एक शक्तिशाली ट्रांसमीटर दिया गया था ताकि खतरे के समय वो सहायता मांग सकें। एक खास किस्म के हेलीकॉप्टर का प्रबंध कर दिया गया था जिसमें सभी यात्री आ गए। सबने उन्हें भावभीनी विदाई दी। चिन बहुत अच्छी चालक थी। हेलीकॉप्टर उड़ाने की जिम्मेदारी उसी को सौंपी गई। खाने पीने के सामान के साथ राजन की सलाह पर जरूरी हथियार भी ले लिए गए थे।
सवेरे 6 बजे हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। वो हेलीकॉप्टर को काफ़ी ऊंचाई पर उड़ा रही थी ताकि रेगिस्तान का भी निरीक्षण किया जा सके। सूरज निकल आया था, इसलिए उसकी गर्मी का एहसास उन्हें अभी से होने लगा था। 7:30 बजे उन्हें एक नखलिस्तान दिखाई दिया जिसमें पेड़ों के अलावा एक झील भी थी। भूरे खान बोला, मिस्टर लीडर, आगे न जाने कैसी खुशकी से पाला पड़े, इसलिए क्यों ना कुछ समय इस रेगिस्तानी स्वर्ग की मस्ती लूट ली जाए। किसी ने विरोध नहीं करा। हेलीकॉप्टर नखलिस्तान में उतारा गया। वहाँ का वातावरण कुछ ठंडा था, इसलिए उन्हें कुछ राहत मिली। मिस्टर लीडर, सूरज बोला, अब हम यहाँ आ ही गए तो क्यों ना झील में डुबकी लगा ली जाए। अच्छा आइडिया है। फिर दोनों ने कपड़े उतारे और पानी में छलांग लगा दी। एक डुबकी लगाने के बाद सूरज बोला, चिनमिन, तुम भी आ जाओ। जब तक राजा रानी पानी में नहीं उतरेंगे मैं कैसे आ सकती हूँ? कौन राजा रानी? शोभा राजन। शोभा ने चौंक कर राजन की तरफ देखा, फिर मुस्कुराती बोली, राजी, तुम्हें राजा वो मुझे रानी कह रही है। पागल है। वैसे उसने गलत नहीं कहा, मैं तुम्हें अपना राजा ही समझती हूँ। राजन कुछ कहता उससे पहले ही चिन ने बारी बारी से दोनों को धक्का दे दिया। वो पानी में जा गिरे। चिन ने भी हंसते हुए पानी में छलांग लगा दी। डॉक्टर थापा पहले ही पानी में उतर चुके थे। भूरे खान, इकबाल बोला, तुम क्या सोच रहे हो? चलो पानी में। मेरे खानदान में कोई कभी नहीं नहाया तो मैं कैसे नहा सकता हूँ? अरे आज अपने खानदान का रिकॉर्ड तोड़ दो। तौबा करो प्यारे, अगर मैं नहा लिया तो खानदान दिखा देगा तारे। मुझे मेरी सलामत रह ना सकेंगी, दुनिया को अपनी शक्ल दिखा ना सकेंगी। मुझे तुम बख्शो, जाकर डुबकी लगाओ। 5 मिनट क्या, तुम 1 घंटा नहाओ। अबे मेरी झक चुरा कर सुनाता है, फिर भी अपनी मूंछों को शान से दिखाता है। तेरी ऐसी की तैसी, तो डुबकी जरूर लगाएगा, नहीं तो उल्टे उस तरह से अपनी मूंछें मुड़वाएगा। इकबाल ने झक का जवाब झक से दिया और फिर भूरे खान को उठाकर पानी में फेंक दिया। इकबाल भी साथ ही कूद गया। भूरे खान पानी में डुबकी लगाकर जब वापस ऊपर आया तो उसकी मूंछें गायब थीं। वो उस जगह हाथ फेरता हुआ बोला, इकबाल मियाँ, तुमने मेरी मूंछों की ऐसी की तैसी करके मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। मैं तुमसे निपट लूंगा। सब ठहाका लगाकर हंस पड़े। कैसे निपटोगे? शोभा ने पूछा। ऐसी खाद डालूंगा कि पट्टे के 100 मीटर लंबी मूंछें निकल आएंगी। उन्हें संभालने के लिए लपेटता भरेगा सारे बदन पर। एक बार फिर ठहाके गूंज उठे। पार्ट 15। 1 घंटे तक उन्होंने वहां मनोरंजन करा। सफर फिर शुरू हुआ। अभी तक भूरे खान मूछ रहित था। एकाएक उसके होठों के ऊपर मक्खी मारका मूछें चमकने लगी। सब चौंक कर उसकी तरफ देखने लगे। सूरज ने पूछा, खान, ये मूंछों का चमत्कार कैसे हो गया? स्पेशल खाद है मेरे पास, जब जैसा चाहो मूंछों की खेती कर सकता हूँ। उसने रौबदार आवाज में कहा। सब हंस पड़े। रेगिस्तान की भयंकर गर्मी में उन्हें लगभग 2 घंटे के बाद निजात मिली, जब वो मायावी संसार की धरती पर पहुंचे। टापू की हरी भरी धरती पर चिन ने हेलीकॉप्टर उतारा। वहां का वातावरण ठंडा था। तिलक रत्ने बोले, यहीं पड़ाव डाल लेते हैं। मेरे विचार से यह जगह नीची है, हमें ऊंचाई पर पड़ाव डालना चाहिए। सामने वाली पहाड़ी पड़ाव के लिए उचित है, वहां से हम चारों तरफ निगरानी रख सकेंगे। राजन ने सलाह दी। किसी ने विरोध नहीं करा। सबने पहले कुछ खाया पिया, फिर जरूरी सामान लाद कर सामने वाली पहाड़ी पर ले गए। उसमें ट्रांसमीटर भी था। मिस्टर लीडर, राजन बोला, हेलीकॉप्टर की सुरक्षा के लिए तो हमने कुछ किया ही नहीं। हमें से एक का वहां रहना जरूरी है। मैं इसे जरूरी नहीं समझता। क्यों? हम ऊंचाई पर हैं। अगर कोई अज्ञात दुश्मन हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसे हम यहीं से खत्म कर सकते हैं। मैंने तो एक राय दी थी,
लीडर के नाते मेरी राय मानना या ना मानना आपके ऊपर निर्भर है। शाम हो गई थी। सूरज सामने वाले पहाड़ के पीछे जाकर अस्त हो रहा था। तभी शोभा चिल्लाई, आग आग। सबकी नजरें हेलीकॉप्टर की तरफ उठ गईं। हेलीकॉप्टर से आग की लपटें उठ रही थी। पार्ट 16। सभी स्तब्ध थे, चेहरों के रंग उड़ गए थे। वहां आते ही उनका ऐसा भयंकर घटना से सामना होगा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तिलक रत्ने ने चीखते हुए कहा और जलते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ भागे। बाकी सबने उनका अनुसरण किया। राजन चारों तरफ निगाह दौड़ाकर देख रहा था। शोभा भी उसके साथ वहीं रुक गई थी। उसने पूछा, राजीव क्या देख रहे हो? राजन का चेहरा इस समय क्रोध से तमतमा रहा था। वो क्रोधित स्वर में बोला, उन व्यक्तियों की तलाश कर रहा हूं जिन्होंने हेलीकॉप्टर में आग लगाई है। तभी राजन को एक चट्टान की आड़ में 2 आकृतियां भागती नजर आईं। उसने पीठ पर टंगे थैले में से हथगोला निकालकर उसकी पिन खींची और उसकी तरफ उछाल दिया। एक धमाका हुआ। राजन ने शोभा का हाथ पकड़ा, उस तरफ भागा। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा 2 मानवों के चीथड़े वहां पड़े थे। यही है हेलीकॉप्टर में आग लगाने वाले। राजन बोला, इन्हें तो सजा मिल गई है, इनके और साथी भी तो होंगे। शोभा चारों तरफ देखती हुई बोली, उनसे बाद में निपटेंगे, पहले हेलीकॉप्टर को तो देख ले। जब वो लोग घटनास्थल के करीब पहुंचे तो हेलीकॉप्टर बुरी तरह आग की लपटों में घिर चुका था। तिलक रत्ने हेलीकॉप्टर के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे। इकबाल, राजन चीखा, तिलक जी को वहां से हटाओ, पेट्रोल की टंकी फटने ही वाली है, बाकी सब लोग भी वहां से भागो। सब वहां से भागे। इकबाल भूरे खान व तिलक रत्ने को उठाकर भागा क्योंकि वो लोग लकवा जैसी हालत में थे। अभी वो लोग कुछ ही दूर पहुंचे थे कि कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ और पेट्रोल के कारण आग के शोले दूर दूर जाके गिरे। कुछ देर के बाद सूरज बोला, मिस्टर लीडर, हेलीकॉप्टर तो जलकर राख हो गया। हाँ, सारी गलती मेरी है। खाने पीने का सामान भी नष्ट हो गया। अगर मैंने राजन की बात मानी होती तो शायद ये घटना न घटती। यहाँ से बाहर जाने का हमारे पास सिर्फ एक साधन था, वो भी नष्ट हो गया। प्रोफेसर तिलक रत्ने बोले। प्रोफेसर, राजन शांत स्वर में बोला, पश्चाताप आप क्यों करते हैं? ऐसा आपकी गलती से नहीं हुआ है। विधि के विधान के आगे सारे मानव बेबस हैं। ऐसा होना ही था, विश्वास करिए। अब इस मायावी संसार पर फतेह करके ही हम यहाँ से जाएंगे। हमारा दुश्मन इतना चालाक होगा, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो 2 व्यक्ति थे जिन्हें मैंने हथगोले द्वारा मार डाला। लेकिन इस घटना से ये बात तो स्पष्ट हो गई कि दुश्मन फास्फोरस जैसे ज्वलनशील पदार्थ से परिचित है, इसलिए वो हमें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हो सकता है कि उसके पास खतरनाक हथियार भी हों। इस घटना की नैतिक जिम्मेदारी मैं अपने सिर लेते हुए लीडरशिप से इस्तीफा देता हूँ। दूसरा लीडर चुनने की इजाजत मैं बाकी सदस्यों को सौंपता हूँ। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप इस्तीफा दें, राजन बोला। नहीं, लीडर ऐसा होना चाहिए जिसकी ऐसी घटनाओं से वास्ता पड़ चुका है। वो जासूसी में परंपरागत हो। मैं भूगर्भ शास्त्र का एक वैज्ञानिक हूँ, ऐसी घटनाओं से मेरा कभी वास्ता नहीं पड़ा है। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। आपस में कानाफूसी होने लगी। फिर सर्वसम्मति से राजन को लीडर नियुक्त किया गया। मैं असिस्टेंट तो बन सकता हूँ लेकिन लीडर नहीं, राजन मुस्कुराते हुए बोला। यहाँ के वातावरण में एक ही व्यक्ति लीडर बनने के उपयुक्त है। कौन? डॉक्टर नगेन थापा ने पूछा। सूरज। मैं अपना वोट देती हूँ। चिन झट से बोली। दूसरा वोट मेरा है। शोभा बोली। ए लड़कियों, क्यों मुझे नरक में घसीट रही हो? सूरज झल्लाए स्वर में बोला। ये मजाक बहुत महंगा पड़ेगा। राजन ने ऊंचे स्वर में पूछा। किसी को कोई एतराज तो नहीं? नहीं। सब एक स्वर में बोले। भूरे खान का स्वर सबसे ज्यादा ऊंचा था। लेकिन मैं ताल ठोक कर एतराज करता हूँ। उस बकरे को एतराज करने का अधिकार नहीं होता जिसे बलि के लिए तैयार किया जाता है। भूरे खान बोला। मेरा नाम भी सूरज है बेटा, देखता हूँ कैसे बलि देता है तू मेरी। यार भूरे खान, तू तो मेरा पक्का दुश्मन निकला। तू ही विरोध के डंडे की तरह हाथ खड़ा कर दे यार।
मैं तो प्यारे दुश्मनी निभा रहा हूँ। तूने 2 बार मेरी मूछें साफ करके मुझे संडास में बंद करा था, तो बदला ले रहे हो। खुदा तुम्हारी मूछों की बार बार हजामत करवाए। चिंता नहीं है, बूरे खान के पास ढेर सारी स्पेशल खाद है, मूछों की खेती फिर उगाएगी। सब हंस पड़े। फिर सबने ऊंची पहाड़ी पर डेरा डाला। रात की कालिमा चारों तरफ फैलने लगी थी, जिसके कारण वहां का वातावरण काफी भयानक नजर आ रहा था। चारों तरफ मशाल जला दिए गए थे। नए लीडर सूरज के आदेश पर 2-2 दल बनाकर 3-3 घंटे की ड्यूटी पहरे पर लगा दी गई थी। सूरज ने एक बुद्धिमानी का काम किया था। पड़ाव के लिए दूसरी पहाड़ी चुनी थी, जिस पर कुछ समतल चट्टानें थीं। सबसे पहले इकबाल व चिन की ड्यूटी लगाई थी। कोई 1 ही घंटा बीता होगा कि चिन चिल्ला उठी, आग आग, उधर उधर। बचो, भागो! इकबाल भी चिल्लाया। चिन ने जिधर इशारा करा था उधर से एक आग का गोला हवा में तैरता हुआ आ रहा था, जो पहाड़ी की दाईं तरफ गिरा। वहां की झाड़ियों में आग लग गई। पार्ट 17। सभी उस तरफ दौड़े जिधर आग लगी थी, लेकिन राजन इकबाल को साथ लेकर उस तरफ बढ़ गया जिधर से आग का गोला आया था। बाकी सब राइफलों की बट से आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी पहाड़ की तरफ से एक चीख उभरी। ये तो शोभा भाभी की चीख है, सूरज बोला। चिन तीव्र स्वर में बोली, सूरज, कुछ लोग शोभा को उठाए लिए जा रहे हैं। उन पर फायर भी नहीं किया जा सकता, गोली शोभा को भी लग सकती है। तुम मेरे साथ आओ, बाकी सब यहीं रहेंगे। ये आप लोग के नए लीडर का आदेश है। किसी ने विरोध नहीं करा। दोनों तेजी से उस तरफ बढ़ने लगे जिधर वो लोग शोभा को लेकर गए थे। अभी वो लोग कुछ ही दूर पहुंचे थे कि एक तरफ से कुछ फायर हुए। सूरज, चिन बोली, लगता है उधर भी कुछ गड़बड़ है। उधर का मोर्चा राजन इकबाल संभाल लेंगे। हमें इधर शोभा भाभी को उन सुर्ख पिशाचों से बचाना है। वे लोग और तेजी से दौड़ने लगे। घटनाएं बहुत तेजी से घट रही थीं, इसलिए सभी हतप्रभ थे। सूरज, चिन चिंतित स्वर में बोली, मुझे शोभा भाभी की जान के लिए खतरा नजर आ रहा है। मेरी भाभी को अगर कुछ हो गया तो मैं इस पूरे मायावी संसार में आग लगा दूंगा। सूरज ने कुछ इस कदर भयानक ढंग से कहा कि चिन भी कांप उठी। पार्ट 18। शोभा। उसने सपने में भी ख्याल नहीं किया था कि वे सुर्ख दुबले पतले पिशाच उसकी ताक में हैं। उस समय वो अपने साथियों से काफ़ी दूर थी जब उन पिशाचों ने उसे दबोच लिया। बचाव का मौका ही नहीं मिला। राइफल उसके हाथ से गिर गई। उनकी भयानक सूरत देखकर उसके कर्ण से चीख निकल गई। वे 4 पिशाच थे। खाल का रंग सुर्ख था, बाल व दाढ़ी बड़ी हुई थी, दुबला पतला जिस्म। उनके बदन से बदबू के भपके उठ रहे थे। कद 4.5 फीट से ज़्यादा नहीं था। वे सचमुच लाल पिशाच ही नजर आ रहे थे। शोभा का मस्तिष्क उनके बदन से उठती दुर्गंध के कारण फटा जा रहा था। वो उसे हाथों में उठाए दौड़े जा रहे थे। चिन व सूरज उसके पीछे दौड़ रहे थे। चिन पीछे रह गई थी। सूरज तेजी से दौड़ता हुआ एक चट्टान पर चढ़ गया। आगे का रास्ता गोलाकार था। जैसे ही वो लोग नीचे से गुजरे, सूरज ने उन पर छलांग लगा दी। चारों जमीन पर गिर पड़े। शोभा भी जमीन पर गिर गई थी। 2 तो उठकर भाग गए। चोट लगने के कारण 2 पिशाच उठने की कोशिश कर रहे थे। एक को सूरज ने और दूसरे को शोभा ने उठाकर खाई में फेंक दिया। फिर सूरज बोला, वाह शोभा भाभी, तुमने तो कमाल कर दिया। कैसे? वो फूल जैसे वजन के बौने तुम्हें उठाकर ले जा रहे थे। तुम्हारे 2-4 घूसे उन्हें पड़ते तो वो बेहोश हो जाते। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन एक तो हमला एकदम से हुआ था, दूसरे उनकी भयानक सूरत देखकर मैं घबरा गई थी, और तीसरे दुर्गंध से मेरी नाक फटी जा रही थी। तभी उन्हें चिन आती दिखाई दी, जिसने एक पिशाच को कंधे पर लादा हुआ था। जब वो पास आई तो सूरज बोला, आज तुमने पहलवानी का सबूत दे ही दिया। आखिर एक निशानी ले आई। ये मेरे पास से निकलकर भागना चाहता था। मैंने पीठ पर ठोकर मारी, ये गिरकर बेहोश हो गया। तुम्हारी ठोकर भी तो 50 किलो से कम वजन की नहीं होगी, और इस बेचारे का वजन फूल जैसा है। बकवास मत करो, ये बता इसका क्या करना है। पड़ाव पर चलकर सोचते हैं। फिर तीनों पड़ाव की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में सूरज बोला, शोभा, एक बात विचार करने वाली है। क्या? उनमें से किसी के पास भी हथियार नहीं था। हाँ, मेरे विचार से वो सब किसी ताकत के अधीन काम करते हैं और उन्हीं के आदेशों का पालन भी करते हैं। वो कौन सी ताकत हो सकती है?
इस पिशाच से ही मालूम हो सकता है जो बेहोश है। थोड़ी देर में तीनों पड़ाव पर पहुंच गए। सबसे पहले उसके हाथ पांव बांधे गए। फिर भूरे खान बोला, खुदा का शुक्र है तुम लोग सही सलामत वापस आ गए, लेकिन राजन इकबाल अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। जिस तरफ वो भाग कर गए थे उधर हमने फायरों की आवाज़ सुनी थी। उन्होंने अवश्य भागते हुए पिचाशों पर फायर करे होंगे, सूरज बोला। उनकी चिंता मत करो, वे खाई में छलांग लगाकर भी जिंदा वापस बाहर आने वालों में से हैं। क्यों शोभा भाभी? करेक्ट। शोभा ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मन ही मन वो भी उनकी चिंता कर रही थी। पहली बार डॉक्टर नगेन थापा बोले, लेकिन अब हमें उनकी खोज तो करनी चाहिए। डॉक्टर थापा, आप चिंता ना करें, वो दोनों जाबाज खुद ही हमें तलाश कर लेंगे। इस समय तो हमें इस सुर्ख पिशाच से निपटना है। पिचाश होश में आ चुका था और दयनीय दृष्टि से टुकुर टुकुर सबको देख रहा था। पार्ट 19। राजन इकबाल भागते हुए कुछ ही दूर गए थे कि एक तरफ की झाड़ियों में उन्हें खड़खड़ाहट की आवाज सुनाई दी। दोनों ने झाड़ियों में फायर कर दिए। एक चीख उभरी और फिर शांति छा गई। टार्च की रोशनी उन्होंने झाड़ियों में डाली तो चौंक उठे। वहां उन्हें खून पड़ा दिखाई दिया। राजन, इकबाल बोला, लगता है हमारा शिकार घायल होकर भाग गया है। खून की बूंदें एक तरफ चली गई हैं, शायद वो इसी तरफ गया है। तो चलो खून की बूंदों के सहारे आगे बढ़ते हैं, शायद घायल शिकार मिल जाए। फिर दोनों टार्च की रोशनी में खून की बूंदों को देखते हुए आगे बढ़ने लगे। वहां चट्टानें, झाड़ियां और पेड़ थे। वो इलाका चट्टानी इलाका जैसा नजर आ रहा था। एक पगडंडी पर खून की कुछ बूंदों के साथ साथ पांव के निशान भी नजर आ रहे थे। एक विशाल चट्टान के पास से पगडंडी बाईं तरफ घूम गई थी। सामने एक पहाड़ी थी जिसमें गुफा दिखाई दे रही थी। खून की बूंदें उस गुफा के अंदर जाकर गायब हो गई थी। राजन बोला, इकबाल, वो इसी गुफा के अंदर गया है। शायद इसी के अंदर सुर्ख पिशाचों का रहस्य भी छुपा हो। तो चलो चलते अंदर। टार्च की रोशनी में वे दोनों गुफा में प्रविष्ट हो गए। वो गुफा शुरू में छोटी थी, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए गुफा चौड़ी होती चली गई। अंत में वो एक मैदान जैसी नजर आने लगी। वहां चारों तरफ पत्थर बिखरे हुए थे। कई जगह गड्ढे भी थे, लगता था जैसे वहां खुदाई की गई हो। दीवारों व छत पर भी पत्थर उभरे हुए थे, जिनका रूप व रंग एक जैसा नजर आता था। इकबाल, राजन ने चारों तरफ देखते हुए पूछा, कुछ समझे? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ मानवों का आना जाना है। यहाँ एक बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। क्या? ये कीमती पत्थरों की खान है। यहाँ की दीवार, छत व जमीन, यानी सब में कीमती पत्थर छुपे हुए हैं। यानी हीरे जवाहरात? हाँ। लेकिन वो घायल पिचाश कहाँ गया? खून की बूंदें तो इसी गुफा में आकर लुप्त हुई हैं। पावों के भी यहाँ सैकड़ों निशान हैं, इसलिए अब उसे खोजना आसान नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इस गुफा की खुदाई से साफ प्रतीत होता है कि मायावी संसार में कुछ सभ्य व्यक्तियों का वास है, क्योंकि इन कीमती पत्थरों की कीमत सिर्फ सभ्य व्यक्ति ही जान सकते हैं। इसके अलावा उनके पास आग लगाने वाले बम, जिसमें फास्फोरस जैसे ज्वलनशील पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, वो भी हैं। तुम्हारा इशारा उस बम की तरफ है जिसने झाड़ियों में आग लगा दी थी? हाँ, आओ वापस चलें। सवेरे दिन के उजाले में इस गुफा का निरीक्षण करेंगे, शायद कोई गुप्त मार्ग नजर आ जाए। तभी उनसे कुछ दूरी पर कोई चीज आकर फटी, जिसमें से चिंगारियां निकली। दोनों तेजी से आड़ में हो गए। चिंगारी की रोशनी में उन्होंने एक सुंदर औरत को देखा, जिसके कपड़े सुनहरे थे और माथे पर रत्न जड़ित मुकुट था। वो दूध की तरह सफेद व गोरी थी। अगले पल कोई गोल चीज उस जगह आकर फटी जहां वो लोग पहले खड़े थे। जमीन से आग की चिंगारियां फूट निकली। चूंकि वो लोग आड़ में थे, इसलिए उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। एक बार फिर वहां अंधेरा छा गया। फिर कोई धमाका नहीं हुआ। टार्च की रोशनी में उन्होंने सारी गुफा छान मारी, लेकिन रानियों जैसी वो खूबसूरत औरत नहीं मिली। इकबाल, राजन बोला, उसे तलाश करना जरूरी है। अगर वो मिल जाए तो सारे रहस्यों से पर्दे उठ जाएंगे।
तो ठीक है, अब उसे तलाश करके यहाँ से अपने पड़ाव की तरफ जाएंगे। फिर दोनों उसे तलाश करने लगे। पार्ट 20। सूरज ने बालों से पकड़कर उसे झंझोड़ते हुए पूछा, हाँ तो मिस्टर पिचाश, अब बताओ कौन हो तुम? वो अपनी भाषा में बड़बड़ाया जो किसी की समझ में नहीं आई। सूरज अफ्रीका की जितनी भाषाएं जानता था सब भाषाओं में उसने पूछा, लेकिन वो पिचाश उसकी कोई भी भाषा समझ नहीं सका। भूरे खान बोला, ये हमारे लिए बेकार है, उल्लू का पट्टा न जाने कौन सी भाषा में बोल रहा है। प्यारे लाल भूरे खान, मेरा नाम सूरज है। मैं तो गूंगों से भी काम की बातें उगलवा लेता हूँ, ये पट्टा तो कुछ बोलता है। सूरज, शोभा बोली। इशारों में बात करो, शायद समझ जाए। सूरज ने जब इशारों में बात की तो काम बन गया। इशारों में उसने जो बताया उसका मतलब था। वो उस टापू पे रहता है, उसके और भी बहुत से साथी हैं। इस टापू की देवी जो उनके लिए पूज्य है, उसके आदेश पर उन्होंने उन पर हमला करा था। हमें उस देवी के पास ले चलो। उसने ना में गर्दन हिलाई तो सूरज ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। तब उसने थरथर कांपते हुए हाँ में गर्दन हिलाई। सूरज बोला, ये हमें अपने मालिक के पास ले जाने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन हम सब इसके साथ नहीं जाएंगे। कुछ लोगों को यहाँ रुकना होगा। क्यों? शोभा ने पूछा। राजन इकबाल जब यहाँ पे आएंगे तो किसी को ना पाकर परेशान हो जाएंगे। ठीक है, तुम जिसे चाहो अपने साथ ले जा सकते हो। मैं जरूर चलूंगी। चिन बोली। तुम ही लोगों ने लीडर की चेपी मुझ पर चिपकाई थी ना, इसलिए मेरी बात मानने को मजबूर हो। मेरे साथ मेरा पक्का दुश्मन भूरे खान जाएगा और शोभा जाएगी। चिन घूसा तानकर जैसे ही सूरज की तरफ बढ़ी, वो भागता हुआ बोला, भूरे पिचाश, पिचाश को गोदी में उठाकर दौड़ो। शोभा तुम भी, वरना ये पहलवान मेरा कचूमर निकाल देगी। भूरे खान ने पिचाश को बाहों में उठाया और फिर सूरज के पीछे भागा। शोभा भी उसके साथ थी। थोड़ी दूर जाने के बाद पिचाश की कमर में रस्सी बांध दी गई। अब वो आगे चलकर उन्हें रास्ता दिखा रहा था। कोई आधा किलोमीटर चलने के बाद वो लोग चौंक उठे। उन्हें एक लंबी गोल इमारत दिखाई दी जो पत्थरों से निर्मित थी। उसकी खिड़कियों से रोशनी बाहर आ रही थी। तभी उन्हें झाड़ियों में खड़खड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। तीनों ने उस तरफ देखा तो बुरी तरह चौंके। सुनहरे वस्त्र पहने, माथे पर रत्न जड़ित मुकुट लगाए, उन्हें गोरी चिट्टी खूबसूरत स्त्री भागती दिखाई दी। सूरज ने एक हाथ गोला पीठ पर टंगे झोले में से निकाला और उस तरफ फेंक दिया। एक धमाका हुआ, लेकिन वार खाली गया। सूरज उस स्त्री के पीछे भागने लगा। तभी दाएं तरफ से भागते कदमों का स्वर उभरा। अगले ही पल एक चट्टान के पीछे से राजन इकबाल प्रकट हुए। राजन इकबाल को सही सलामत देखकर शोभा की आंखें खुशी से चमक उठी। शोभा, तुम लोग यहाँ कैसे? राजन ने पूछा। ये पिचाश में यहाँ तक लाया है। तुम? रानियों जैसी किसी स्त्री को तुमने यहाँ से भागते देखा है? हाँ। भूरे खान बोला। सूरज उसी के पीछे गया है। तुम लोग पड़ाव की तरफ जाओ, बाकी साथियों को लेकर आओ। मैं सूरज की सहायता के लिए जा रहा हूँ। इस पिचाश की जिम्मेदारी भी अब तुम लोगों के ऊपर है। कहने के साथ ही वो भाग लिया। राजन की सलाह पर वो लोग पड़ाव की तरफ चल पड़े ताकि बाकी साथियों को साथ ले जाकर इमारत पर धावा बोल सके। पड़ाव पर तिलक रत्ने, चिन व डॉक्टर नगीन थापा धमाकों की आवाज़ सुनने के बाद काफ़ी चिंतित थे। उन सबको देखकर उन्होंने राहत की सांस ली। राजन ने उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया और फिर बोला, सब अपना अपना सामान बांध लीजिए, हमें उस गोल इमारत पर धावा बोलना है। सब तैयारी में जुट गए। तभी कान फाड़ देने वाला एक धमाका हुआ। सब चौंक कर उस तरफ देखने लगे। पहाड़ी के नीचे एक तोप का गोला आकर फटा था। भागो! राजन चिल्लाया। ये दुश्मन का हमला है। सब पहाड़ी के नीचे की तरफ भागे। जैसे ही वो लोग नीचे पहुंचे, एक और धमाका हुआ। तोप का गोला उस जगह आकर फटा जहां वो लोग पहले खड़े थे। सब ने चैन की सांस ली और सावधानी से आगे बढ़ने लगे।
पार्ट 21। वो खूबसूरत रानी सूरज के सामने उस इमारत में प्रविष्ट होकर ओझल हो गई थी। सूरज उसे जीवित पकड़ना चाहता था, इसलिए उसने उस पर फायर नहीं किया था। जिस पत्थर के दरवाजे से वो अंदर प्रविष्ट हुई थी, सूरज ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। उस इमारत के कई भाग थे, हर भाग लगभग 12 फीट ऊंचा था। सूरज एक पेड़ पर चढ़कर पहले भाग तक पहुंच गया। तभी भूरे खान भी उसके पीछे पीछे वहां पहुंचा। अब क्या करें? भूरे खान ने पूछा। दीवार से चिपक जाओ जल्दी, वरना चीथड़े उड़ जाएंगे। अगले ही पल कान फाड़ देने वाला एक तेज धमाका हुआ। अबे गिराकट, ये क्या हुआ? अबे उधर देख, खिड़की से झांकती हुई दुल्हन को जिसने आग उगली है। भूरे खान ने उधर देखा, एक तोप की नाल खिड़की से बाहर झांक रही थी। अबे अगर वो मेरी दुल्हन है तो तेरी भाभी हुई, लेकिन साली बड़ी जालिम है। अगर अपना मुंह इधर कर लिया तो पति और देवर दोनों को खा जाएगी। भूरे खान बोला। ये हमला हमारे साथियों पर हुआ है, उनका खुदा ही मालिक है। तभी दोबारा तोप गरजी। इसके बाद उन्होंने अंदर झांक कर देखा। कई सुर्ख पिचाश उन्हें वहां दिखाई दिए। दोनों ने रिवॉल्वरों से फायर किया और सबको ढेर कर दिया। तभी दाएं बाएं से दर्जनों पिचाश प्रकट हुए और उन्हें दबोच लिया। फिर उनके हाथ पांव बांधने लगे। वो उनको लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे, जो दाईं तरफ अभी अभी प्रकट हुई थी। नीचे एक हॉल था, वहां एक खंबे से उन्हें बांध दिया गया, लेकिन दोनों ने ही अपने हाथ बीच में फंसा दिए, जिसके कारण उनके बंधन ढीले रह गए। फिर पिचाश गायब हो गए। सूरज बोला। भूरे, खूबसूरत रानी के दर्शन के लिए तैयार हो जा। मैं तो तैयार हूं जी, लेकिन वो दर्शन तो दे। अगले पल सामने एक दरवाजा खुला। कई सुर्ख पिचाश दिखाई दिए, जिनके हाथों में मशालें थीं। बीच में रानियों जैसी खूबसूरत स्त्री चल रही थी। पास आकर वो हिंदी में बोली। तो तुम लोग यहाँ आए हो? अरे, भूरे खान बोला। तुम हिंदी जानती हो? मुझे कई भाषाओं का ज्ञान है। तो आओ इसे खुशी में गले मिले। बकवास मत करो। अच्छा, हाथी मिला लो। मैं जानती हूँ तुम लोग यहाँ कीमती पत्थर प्राप्त करने आए हो, लेकिन तुम लोगों को कीमती पत्थर नहीं, मौत मिलेगी। ये सुर्ख पिशाच तुम लोगों को अपने लंबे लंबे नाखूनों से नोच नोच कर मार डालेंगे। तभी फायरों की आवाज गूंजी। रानी ने पिचाशों को इशारा करा, सबने मशाले बुझा दी। रानी को सूरज ने दरवाजे की तरफ जाते देखा था। वो अपने बंधन खोलकर उसी तरफ बढ़ गया। भूरे खान ने भी खुद को बंधन मुक्त किया और पिचाशों को भयभीत करने के लिए विपरीत दिशा में हथगोले दे मारे। उस तरफ की दीवार धाराशाही हो गई। सारे सुर्ख पिचाशों ने भय से चीखते हुए फर्श पर अपना सिर झुका दिया। तभी कई टार्चों का प्रकाश चमका। उसके दल के साथी अंदर प्रविष्ट हो रहे थे। राजन ने पूछा। भूरे खान, क्या हुआ? कुछ नहीं, इन पिचाशों को मैंने अपने गुलाम बना लिया। और सूरज कहाँ है? रानी के पीछे गया है, हमने उससे बात की थी। वो हिंदी के अलावा और कई भाषाओं की जानकारी रखती है। अवश्य उसका संबंध हमारी सभ्य दुनिया से है। ठीक है, हम यहीं रहकर सूरज का इंतजार करेंगे। इन पिचाशों पर नजर रखो, कोई गड़बड़ ना करने पाए। पार्ट 22।
रानी का पीछा करते हुए सूरज जिस कमरे में पहुंचा उसमें रोशनी हो रही थी। आहट की आवाज सुनकर वो एकदम से पलटी और सूरज पर एक पत्थर जैसी चीज उछाल दी। सूरज ने एक तरफ छलांग लगा दी। दीवार से टकराकर वो फटी। चारों तरफ आग की चिंगारियां बिखर गईं। जमीन पर उसी तरह के कुछ और पत्थर पड़े थे। जैसे ही उसने एक और पत्थर उठाया, सूरज ने थैले में से हथगोला निकाला और बोला, यह हथगोला तुम्हारे चीथड़े उड़ा देगा। मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। शराफत से पत्थर नीचे फेंक दो। मैं इस संसार की देवी रानी हूँ। अगर अपने साथियों के साथ वापस लौट जाओ तो मैं सब कुछ क्षमा कर दूंगी। वो गर्व भरे स्वर में बोली। मूर्ख हो तुम। माफी वो मांगते हैं जिसने कोई अपराध किया हो। हम लोग यहाँ के रहस्य जानने आए थे और तुम हमें यहाँ मिल गई। झगड़ा करने से तबाही होती है। समझौता कर लो। समझौता? हाँ, तुम और तुम्हारी कमजोर पिशाच सेना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम चाहें तो सबको तबाह कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहते। आत्मसमर्पण कर दो। जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। यहाँ मेरा शासन है, मेरा हुक्म चलेगा। जितने चाहे कीमती पत्थर ले लो और यहाँ से दफा हो जाओ। हम कीमती पत्थर लेने नहीं आकर रहस्य जानने आए थे। ये मायावी देश गोमना का देश है। यहाँ की दौलत पर उसका अधिकार है। नहीं। उस देश की फौज अब यहाँ उतरेगी। तुम बच नहीं सकोगी। हमसे दोस्ती करोगी तो हम तुम्हें दुनिया में इज्जत दिलवा सकते हैं, क्योंकि संसार वाले दोस्त की सहायता करते हैं, दुश्मनों की नहीं। वो कुछ क्षण सोचती रही, फिर पत्थर धीरे से फर्श पर रखने के बाद हाथ बढ़ाती हुई बोली, वायदा करते हो? हाँ, तुम पर आज भी नहीं आएगी। आओ मेरे साथ, तुम्हें अपने साथियों से मिलवाता हूँ। ठहरो, मैं कपड़े बदल लूं। भाग तो नहीं जाओगी? नहीं, मैं वायदा कर चुकी हूँ। कहने के बाद वो बगल वाले कमरे में चली गई। पार्ट 23। दल के सदस्य आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देख रहे थे। सूरज के साथ एक खूबसूरत औरत थी जिसने सभ्य संसार की पोशाक, पैंट और कमीज पहनी हुई थी। शोभा ने पूछा, ये कौन है? मायावी संसार की भूतपूर्व रानी, लेकिन अब ये सभ्य संसार की औरतों की तरह एक साधारण औरत है। ये चमत्कार कैसे हो गया? सूरज ने सारी कहानी उन्हें सुना दी। रानी बोली, आप सब लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि मैं सभ्य संसार से इतनी दूर कैसे पहुंच गई। हाँ, कई स्वर उभरे। इस डायरी को पढ़ लीजिए, सारे रहस्य खुल जाएंगे। रानी ने कहा और जेब से एक डायरी निकालकर राजन की तरफ बढ़ा दी। राजन ने डायरी खोलकर देखी। उसमें कई तरह की राइटिंग थी, जैसे उस डायरी को एक नहीं बल्कि कई लोगों ने लिखा हो। राजन डायरी पढ़ने लगा। मेरा नाम रिचर्ड हडसन है। इंग्लैंड से मैं गोमना देश आया था। अफ्रीका देशों में आकर इंग्लैंड के कई लोग रातों रात अमीर बन गए। मैं भी अमीर बनना चाहता हूँ। 5 साल बाद आज मुझे अमीर बनने का मौका मिला है। गोमना की तरफ एक विशाल रेगिस्तान है। वहां से ऊँटों पर सवार होकर सुर्ख दुबले पतले लोग आते हैं। कीमती पत्थर देकर खाद्य पदार्थ ले जाते हैं। मैंने उनसे सौदा कर लिया है। अब वो कीमती पत्थर मुझे देकर खाद्य पदार्थ ले जाते हैं। इंग्लैंड जाकर जब मैंने सर्राफ बाजार में उन पत्थरों को दिखाया तो वो दंग रह गया। वो हीरे जवाहरात थे। मैंने सुर्ख लोगों की खान पर कब्जा करने का निश्चय कर लिया। बहुत कोशिश करने के बाद वो लोग आज मुझे अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हो गए। 4 दिन के रेगिस्तानी सफर में हमें कोई परेशानी नहीं हुई। कोई रेगिस्तानी तूफान नहीं उठा। वो सुर्ख लोग बताते हैं कि पूर्णमासी के 4 दिन पहले और 4 दिन बाद कोई तूफान नहीं उठता, इसलिए महीने के एक बार वो इन्हीं दिनों में सफ़र करते हैं। आज मैं उनके देश पहुंच गया हूं जो पहाड़ी इलाका है और समुद्र के अंदर एक टापू बसा है। धरती से लेकर टापू तक ज़मीन है। यहाँ के लोग बहुत डरपोक और कमज़ोर हैं। ताकत नहीं है उनमें। जिस गुफा में कीमती पत्थर हैं ये लोग मुझे उस तरफ नहीं जाने देते। जाता हूँ तो शोर मचाते हैं। मैंने इनकी भाषा सीख ली है। आज 20 दिन के बाद मैंने खान पर कब्जा करने का निश्चय किया।
सवेरे मैंने अंडरवियर पहना और रिवॉल्वर लेकर खान पर पहुंच गया। मुझे देखकर उन्होंने शोर मचाया तो मैं चिल्लाया, खबरदार, इस टापू के भगवान ने मुझे दर्शन दिए हैं और कहा है अब मैं इस टापू का देवता हूँ, इस टापू की हर चीज़ का मालिक हूँ। मेरे सामने सर झुका दो, मेरी पूजा करो। भगवान ने कहा है जो मेरी बात ना माने उसे ख़त्म कर दूँ। वो भयभीत हो उठे, लेकिन एक व्यक्ति भाला लेकर मेरी तरफ झपटा। मैंने फायर कर दिया। वो वहीं ढेर हो गया। उसकी लाश देखकर सबने मेरे सामने सर झुका दिया। फिर मैं 4 दिन तक उनमें से एक एक व्यक्ति मारता रहा। मेरी ताकत के आगे वो झुक गए और मेरी पूजा करने लगे। खान पर मेरा कब्जा हो गया। यहाँ से काफ़ी दूर एक खाई है जिसमें से पीली भाप निकलती है। हो सकता है वो ज्वालामुखी हो। वहाँ से एक पतली धार वाली नदी बहती है जिसका पानी गर्म होता है। उसकी भाप भी पीली है। ये कुदरत का एक अनोखा चमत्कार है। खाई में चुंबकीय शक्ति है। कोई भी लोहे की चीज़ उसकी तरफ खींची चली जाती है। पत्थरों की खान के पीछे एक और गुफा है। वहाँ भी अजीब तरह के पत्थर हैं। उन्हें ज़मीन पर पटको या किसी चीज़ पर मारो तो उनमें से आग की चिंगारियाँ निकलती हैं जो किसी भी मनुष्य को जला सकती हैं, लेकिन स्पर्श करने में वो साधारण पत्थर है। मैं इसे ईंधन के रूप में प्रयोग करता हूँ। एक बार सुर्ख लोगों ने विद्रोह कर दिया था। उससे मैंने 30 लोगों को जलाकर उस विद्रोह को दबाया था। अब यहाँ की जनता मेरी गुलाम है। एक तो इनकी सूरत भयानक है, ऊपर से बढ़ी हुई बाल व दाढ़ी के कारण ये लोग पिशाच जैसे नजर आते हैं। खान की खुदाई के लिए मुझे औजार चाहिए। मैं खुदाई भी कर लेना चाहता हूँ, लेकिन रेगिस्तान के रास्ते सभ्य संसार में जाने से मुझे डर लगता है, कहीं इस मायावी संसार का भेद ना खुल जाए। मैंने छुरे और पत्थर की सहायता से एक नाव और एक पतवार बनाई। यहाँ के लोग कहते हैं उत्तर में 50 कोस पर गुमना जैसा एक छोटा सा देश है। मैंने वहीं जाने का निश्चय किया। आज 1 महीने की कोशिश के बाद मैं उस देश पहुंचा हूं जिसका नाम गोमना है। वहां मैंने पत्थर बेचकर काफ़ी धन कमाया और एक स्टीमर व ज़रूरी सामान खरीद कर वापस लौट आया। स्टीमर खड़ा करने के लिए मैंने पेटी भी बना ली। बीजों की सहायता से मैंने फल, सब्जी और अनाज भी उगाना शुरू कर दिया। इस बार मैं ढेर सारा पत्थर लेकर इंग्लैंड पहुंचा। उन्हें बेचकर मैंने शानदार बंगला और कार खरीदी और एक रईस की खूबसूरत बेटी से शादी कर ली। काफ़ी रकम बैंक में जमा करा दी। पत्नी को मैंने उस टापू का सारा रहस्य बता दिया। अब वो भी मेरे साथ उस टापू पर जाती है। वहाँ पत्थरों की सहायता से मैंने एक मकान भी बनवा लिया है। एक फोल्डिंग तोप और गोला बारूद भी वहाँ ले गया हूँ। गोमना के एक व्यापारी और उसके दल को मैं चिंगारी वाले पत्थर से जला चुका हूँ जो इस तरफ आने की कोशिश कर रहा था। फिर उसे ऊँट पर बांधकर मैंने छोड़ दिया ताकि गोमना वाले उसे देखें और दहशत के मारे यहाँ ना आए। एक हेलीकॉप्टर भी यहाँ आया था। चुंबकीय शक्ति ने उसे खाई में खींच लिया था। पूर्णमासी की रात हवा गोमना की तरफ बहती है। उन दिनों मैं हरे रंग के पिचाशों की शक्ल में गुब्बारे छोड़ता हूँ जिनमें गैस भरी होती है। उसमें 2 पत्थर भी होते हैं। जब गैस खत्म होती है तो गुब्बारा लड़खड़ाता है और पत्थरों के टकराने से उनमें आग लग जाती है। ऐसा मैं भय फैलाने के लिए करता हूँ ताकि कोई उधर ना आए। मैंने अपने बेटे को इस रहस्य से वाकिफ करा दिया है। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। अब वही अपनी पत्नी के साथ वहाँ जाता है। आज मेरी उम्र 90 साल की है। उसने अपने बेटे व बहू को वहाँ की जिम्मेदारी सौंप दी है। मेरे पुत्र और पुत्र वधू की मौत हो गई है। इतनी दौलत होते हुए भी आज मेरे लिए सब बेकार है। आज या कल मुझे मौत दबोच ही लेगी। मेरी मौत के बाद ये डायरी मेरे पौत्र या पौत्र वधू के पास रहेगी। पार्ट 24। सारे रहस्य खुल गए थे, लेकिन एक रहस्य बाकी था। शोभा ने पूछ ही लिया, तो क्या तुम ही मिस्टर हडसन की पौत्र वधू हो? हाँ, लेकिन तुम्हारे पति कहाँ हैं? 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई। मेरी कोई औलाद नहीं है। अब कोई रहस्य बाकी नहीं बचा था। राजन ने गोमना सरकार को वहां की स्थिति की सूचना दी और तुरंत सहायता भेजने के लिए कहा। कुछ ही घंटों के बाद 3 हेलीकॉप्टर उतरे जिनमें अधिकारी, सैनिक व कुछ वैज्ञानिक थे। मायावी संसार, जहां जाने से इंसान डरता था, आज वहां भीड़ लगी थी।
सूरज का वायदा निभाया गया। रानी को सभ्य संसार में इज्जत की जिंदगी जीने के लिए छोड़ दिया गया।